अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नसीम, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और बहुत सारे अवामी मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं और ऐसे मामलात पर ज़्यादा हमारी कोशिश होती है बात की जाए जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से, एक आम पाकिस्तानी से। मसाइल की हमेशा निशानदेही करते हैं और मसाइल का मुबेश पूरे मुल्क के एक जैसे ही हैं। मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि कराची वो शहर है जिसके मसाइल बेतहाशा हैं और बड़ी अजीब बात है कि हुकूमतें आती और जाती रहती हैं। वफाक में भी सूबाई हुकूमत तो खैर बड़ा एक तसलसल के साथ उनका एक जारी है इक़्तिदार का सिलसिला, ताहम उसके बावजूद मसाइल जूँ के तू हैं। इसके साथ साथ अपने प्रोग्राम में आपकी सेहत के हवाले से मामला ज़ेर बहस लाते हैं। आपके देखने वालों की जानिब से जो सवालात भेजे जाते हैं उसके ऊपर भी हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। तो बहरहाल आज का जो पहला प्रोग्राम का हिस्सा है उसमें कोशिश होगी कि आपकी सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करें। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में और उनसे पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई एक बड़े अहम मामले और मौजू पर, नमूनिया के हवाले से और लंग से रिलेटेड और जितनी डिजीज़ेस हैं उसके ऊपर हमने कोशिश की कि अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। आज का मौजू भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। जनाब डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि डायरेक्टर हैं कराची चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल के। इसके साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है, मुख्तलिफ़ समाजी कामों में ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं और मीडिया से भी, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्तगी है, बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया भी करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल व माशी सूरत हाल या दीगर मामलात पर। डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, जी जी, बड़ी नवाजिश। जी जी डॉक्टर साहब बहुत सारे सवालात मौसूल हुए जी और जो बहुत तवील अरसे से बीमारियों का सिलसिला चला आ रहा है, तो बहुत सारे लोग उनसे नावाकिफ़ हैं। जैसे हमने पिछले अपने प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू की कि नमूनिया आखिर है क्या और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। डॉक्टर साहब, आज एक थोड़ा सा मुख्तलिफ टॉपिक है। हम किसी ज़माने में चिकन पॉक्स के हवाले से सुनते आए कि ये बीमारी होती है और बहुत सारे लोगों को हुई भी, लेकिन आजकल जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, उसकी नई नई वैरायटी आ रही है, लोग उससे बहुत ज़्यादा ख़ाइफ़ हैं। उसमें मंकी पॉक्स का भी नाम आ गया और ना जाने और कितने किस्म के इस तरह के जो है वो अमराज सामने आ रहे हैं। ये आखिर है क्या? अगर ये पॉक्स को समझने की कोशिश करें तो इसको कैसे समझा जाए? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर जी गुफ्तगू जी कीजिए। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत सवाल आपका और शुक्रिया। इंतहाई मालूमाती। और मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए हम सबको, जो देख रहे हैं सामीन, जो बीमार हैं वो भी, जो नहीं है बीमार वो भी। बिल्कुल ठीक। हेल्थ के हवाले से ये बहुत अहम टॉपिक है। जी चिकन पॉक्स जैसा आपने जिक्र किया, जी इससे पहले एक और स्मॉल पॉक्स हुआ जी करती थी जी। 1952-53 में। वो शुरू में हुई और वो ख़त्म हो गई, टर्मिनेट हो गई। उसके बाद और पॉक्स निकल आए, फिर इसमें चिकन पॉक्स हो गई। अब नया हमारे पास एक एम पॉक्स आ गया है, यानी इसका पहले नाम मोंकी पॉक्स था। जी ये बंदरों से ये बीमारी आई थी बिल्कुल ठीक है। हमें ना। उसके बाद और पॉक्स आ गया, काऊ पॉक्स आ गया जी हमें, कैट पॉक्स आ गया हमें, ये बहुत सी चीज़ें। तो ये पॉक्स एक्चुअली क्या है? ये पॉक्स एक्चुअली में ये स्किन लीजन है ये। तो जितने भी पॉक्स वाली बीमारियां, इनमें सब में स्किन प्रॉब्लम आएंगे, बिल्कुल ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन आएगा इसमें। ठीक। किसी में छोटे पिम्पल पस्ट्यूल बनेंगे और उसका ब्लिस्टर बनेंगे, स्मॉल होंगे, किसी में बड़ी बिग वन बनेंगे। इसमें ही डिवीजन हो जाती है, आई सी। इसी में डेंजरस जो कंडीशन डेवलप होती है। बाज़ औक़ात इनमें जानलेवा भी होती है, समझिए। जैसे पहले जो चिकन बॉक्स होती थी, उसकी जो खूबी ये थी इस बीमारी की कि जो स्पॉट होते थे चेहरे पे वो परमानेंट हो जाते थे, जी जी स्कार बन जाते थे, फिर वो स्कार नहीं हटते थे। बिल्कुल ठीक तो है। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि जल्दी इमीडिएट उसकी वैक्सीन आ गई और वो हमारे मुल्क से चली गई। बिल्कुल फिर उसके बाद चिकन पॉक्स आ गया। चिकन पॉक्स हमारे यहाँ आज भी है, लेकिन वो इतनी डेंजरस नहीं है। इसकी वजह ये है कि वो ये सारी बीमारियाँ वायरस में आती हैं, ठीक है। और वायरस की खूबी ये है कि ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। यानी इनको सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ कहते हैं हम। बिल्कुल कोई भी पॉक्स हो, वो बिल्कुल ठीक है। स्मॉल पॉक्स हो, कॉ पॉक्स हो, कैट पॉक्स हो, एम पॉक्स, ये सब अपने आप ख़त्म होने वाली बीमारियाँ। बिल्कुल ठीक है। इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट है ही नहीं, नहीं। सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी होती है। राइट। फर्स्ट कर ले किसी में जो है इचिंग, खारिश हो रही है, तो उसके आप खारिश के एंटीहिस्टामिन ड्रग दे देते हैं। बिल्कुल ठीक और है। जो दाने बनते हैं मुझके, इनको हमने कोशिश ये करनी होती है कि इसके स्कार नहीं बने, बिल्कुल ठीक ये है। इसको ख़त्म हो जाएगी।
इसमें सबसे जो एक सिंपल बीमारी में चिकन पॉक्स को सिंपल बीमारी कहते हैं। इसकी वजह है कि इसमें फीवर आ गया, समझे ना, फिर उसके बाद दाने आ गए, चेहरे पे आ गए, बॉडी पे आ गए, फिर उसके में पानी वाले छाले आ गए, फिर स्कार बन गया। वो जो स्कार बनता है वो भी 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और इसकी खूबी ये होती है कि इसमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट आपसे पूछता हमसे आगे कि सकता ये दाने जो बन रहे हैं, ये जो स्कार बन रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि चेहरे पे रह जाएं स्मॉल पॉक्स की तरह, तो इसके लिए कोई ट्यूब वगैरह लिख दें, तो हम कहते हैं कि ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इन पर कुछ एप्लीकेशन लगाएंगे तो फिर ये स्कार बन जाएगा। तो इसलिए इसकी डिमांड ये है कि इसको एज छोड़ दिया जाए, तो इसका होगा। इसी तरह दूसरे एम पॉक्स आ गई जैसे। अब एम पॉक्स का सिलसिला ये है कि ये पहले मंकी पॉक्स थी, यानी पहले बंदरों से आई थी। तो ये अफ्रीका, अच्छा ये जितने भी बीमारी हैं पॉक्स, ये यूजुअली साउथ अफ्रीका और अमेरिकन, साउथर्न अमेरिकन वहाँ से आती हैं। पाकिस्तान में बीमारियाँ नहीं होती, ना चाइना से वायरस आ गए थे, लेकिन ये आते ही कहीं, आते ही अफ्रीका साइड से ये। वहीं पर ये रोडेंट्स और दूसरे मवाली, दूसरी चीज़ें जो होती हैं जरासीम के, वहीं पर वहाँ जानवर पाले जाते हैं, जंगलात ज़्यादा है वहाँ, तो जंगलात की चीज़ें उधर ज़्यादा हैं, लोग बंदरों को पालते हैं वहाँ पर, तो उनसे वो अटैच हो गई थी, बीमारी लग जाती थी। जब ये इनको बीमारी को, ये लेबॉर्ट्री थी अफ्रीका में, लेबॉर्ट्री में रिसर्च हुई कि भाई ये बीमारी क्या है, दाने वाने बन रहे थे, तो पता लगा वो ये तो इनकी जब हिस्ट्री रहेगी तो बंदरों से अटैच थे ये लोग, या तो उनको पालते थे या उनके साथ उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें रिसर्च हो रही थी, लेबॉर्ट्री में रिसर्च हो रही है, बंदरों पे होती है, तो ये उनको ये आई थी बीमारी। तो ये पहले की बात है, 1958-57 की बात है ये। तो फिर उसके बाद वहीं वैक्सीन भी बनी। बिल्कुल ठीक है। ये अफ्रीकन बड़े मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं, बीमारी भी होती है, वैक्सीन भी बनाते हैं ये दूसरों पर डिपेंड नहीं करते कि आप कहीं से वैक्सीन ले आए, इनकी अपनी वैक्सीन बनती है, फिर पूरे पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड आ जाती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती बहुत लेट आती हैं चीज़ें, जितनी अभी टाइम पॉक्स की वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं है, जबकि बाहर के मुल्कों में पाई जाती है। इसका भी सिलसिला वही है कि जब ये अटैच होता है तो पहले स्किन प्रॉब्लम आते हैं, यानी फीवर हो गया, हल्का सा दाने निकले, बॉडी पे ना गए, तो इसमें ख़ास तौर पे ये है कि आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उसमें दाने निकलते हैं, वो बड़ा डेंजरस हो जाते हैं इसमें आके। अब यहाँ पे आके डिवीज़न हो जाती है कि ये जो दाने हैं कहीं और तो नहीं चले गए। इसी तरह के ग्रेट पॉक्स चलाती है और उसको मतलब सेफेलस कहते हैं, उसमें बड़े दाने बन जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ इसमें और जानना चाहूँगा, इसमें ये दानों की 2 टाइप्स होती हैं। एक तो जो एक्सटर्नली निकलते हैं वो शायद इतने हार्मफुल ना हो, लेकिन अगर इंटरनली अगर निकल आए तो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इसमें क्या ऐसी सिचुएशन होती है? इसमें इंटरनल ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बॉडी है, स्किन की है ये, और जो नज़र आ रहा है आपको वही चेंज कर लेता है, अपने को मॉडिफाई करके सीरियस हो जाता है वो। उसमें इतने जर्म्स आ जाते हैं कि वो जर्म्स जो होते हैं आपके डेथ भी कर देते हैं, और वो इंजेक्शन, वो जो जर्म्स हैं जब वो इनहेल हो जाएंगे आपकी बॉडी से, इनहेल हो जाएंगे, फिर वही डेथ जो होगी दानों से नहीं होगी ऐसे, वो होगी लंग से, आपको नमूनिया हो जाएगा, समझे ना, और आपको कोई ऐसी सीरियस हो जाएगी, इनहेल करके आप उसको, आपके कोलैप्स हो गया, आपको कार्डिक फेलियर हो गया आपका। अभी मैंने देखा कि कुछ लोगों को कि मेनिंजाइटिस हो गया, वो इनहेल करके ब्रेन में चले गए, समझे ना, तो ब्रेन में चले गए तो फिट्स पड़ गए उनको, फिट्स पड़ गए तो उनको जो है यूँ समझें कि फिट्स का मतलब ये होता है कि नियर डेथ आ जाता है पेशेंट, और जो बड़े लोगों को आ गया तो फालिश हो जाता है, सीवी हो जाता है। तो ये सब डेंजर चीज़ें हैं, लेकिन ये रेयर हैं, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं है, ना मुल्क में ना उसमें। ये जो सर्वे हुआ था एक अफ्रीका के हवाले से, तो ये सारे 120 मुल्कों में पाया जाता है, सारे मुल्कों में सब जगह एक्सटेंड है। तो जो कम से कम जो इसका रेशो निकाला था, तकरीबन about 1100 के करीब केसेस हुए थे, जिसमें तकरीबन 38 डेथ हुई थी। तो 1130 बेहद बहुत ज़्यादा है फिर भी, लेकिन वो डेथ जो हुई इसीलिए हुई थी कि एक को मेनिंजाइटिस हो गया, लंग्स फेलियर हो गया, कार्डिक फेलियर हो गया, कोई ना कोई इनहेल कर गया वो सामने ना। लेकिन वो चीज़ें जो दाने बने थे, आपके रैशेस हुए थे, उसमें डेथ नहीं होती, उसमें तकलीफ होती है, इचिंग वगैरह के हिसाब से ना मरीज़ को तकलीफ होती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ अक्सर लोगों के स्किन का प्रॉब्लम होता है, तो हम इनिशियली ये कहते हैं कि आपका लिवर फंक्शन सही नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना आपके एक्सटर्नली ये सारी चीज़ें आ रही हैं, पिंपल्स भी आते हैं, ये भी आते हैं। इसमें क्या लिवर आपका अफेक्टेड होता है? ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू करते हैं? एक तो आपने बताया कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, खुद ही डिसॉल्व हो जाता है,
बट उसके बावजूद भी दूसरी एक और चीज़ ये बताइए कि हमारे यहाँ जो ये सेल्फ ट्रीटमेंट होती है क्योर करने के लिए एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स या कोई नीम या कोई इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये इफेक्टिव होती हैं वाक़तन? इसको चाहूँगा ज़रा एक्सप्लेन या ऐसा तो देखिए ये एक्चुअली देसी तरीके में आ जाते हैं। दाने हो गए, बाज़ औक़ात तो कराची में तो ये भी हुआ था कि जिनको रैशेस हो गए थे कि हमारे यहाँ मंगो पील पे एक हौज है वहाँ पर, है ना, वो जाके वहाँ के नहाते थे और इत्तेफाक ऐसा था कि मुझे भी ऐसा हो गया था बचपन में, तो हम भी वहीं जाके वालदा हमें ले गई और वे खूब नहला रही हैं उधर, समझ बस एक समझ लो कि ज़ईफ़ एक अकीदा है ये कि वहाँ से, और वाकई सही भी हो गए जाने। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं कि आप नई पत्तों से नहा लें, आप कुछ कर लें, लेकिन बहरहाल इसका सब मतलब भी होता है कि ये सारी चीज़ें एलर्जिक कहलाती हैं। हिस्टामीन रिलीज़ होती है बॉडी के साथ, ये जो आपने कहा कि ऑर्गन्स हैं हमारे, तो कुछ हमारे ब्लड में सेल होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, उसकी वजह से ये बॉडी को आपको पूरा कवर करते हैं, ये दाने निकल जाए और उसी में पस आना शुरू हो जाता है, उसी में हाई ग्रेड फीवर होगा। लेकिन मैंने कहा सब कुछ सपोर्टिव थेरेपी चाहिए होती है, आप एंटीपायरेटिक दें, एंटी हिस्टामीन दें, रख दें, और जो कुछ देसी तरीके करें वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई मजाक नहीं है ऐसा, लेकिन इलाज भी सपोर्टिव थेरेपी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि इचिंग हो रही है, दाने हो रहे हैं, वो नोच लिए उनको, वो नोच ले तो फिर वो स्कार बन गए, फिर वो नहीं जाते वो। हाँ, उनको ज़रूरी यही है कि अगर आपको कितनी भी इचिंग हो रही है कुछ आप टॉलरेट करें, और उसमें जो है आप बाज़ औक़ात ये होता है कि कैलामी लोशन वगैरह की अवेलेबिलिटी होती है, वो हम लोग लगवा देते हैं, उससे ऊपर ठंडक मिल जाती है ज़रा, चिकन पॉक्स के हवाले से दानों में, तो हम लोग लगवा देते हैं तो उससे थोड़ा आराम मिल जाता है। इसी तरह के ऐसे, क्योंकि इनकी जो ये जो दाने मिलता है यूजुअली नर्व एंडिंग पे होते हैं, तो इसमें जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होती है, तो ये आम दवाइयों से नहीं सही होती, ऐसे ड्रग देने पड़ते हैं जो नर्व एंडिंग को सपोर्ट करें, तो हम वो अमूमन दे देते हैं। हम कार्बासिपिन वगैरह होते हैं वो दे रहे हैं, टैगरोल वगैरह कुछ मेडिसिन है, कुछ एंटीवायरल भी ड्रग्स आए हैं हमारे पाए जाते हैं, वो भी दे देते हैं, लेकिन कोई अतमी रिजल्ट नहीं आते उनके, और कॉस्टली होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इतने कॉस्टली क्यों नहीं होते, उनको वेट कर लो, चले जाएंगे ये, तो इस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। एक तो इसको समझना ज़रूरी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या वायरल अगर इन्फेक्शन होता है, इसमें फ़र्क क्या होता है और ट्रीट कैसे करना है, ये भी आपको समझ में आ गई है। और ये लोग अक्सर ऐसी बीमारियों में कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतनी जल्दी नहीं ठीक होता। डॉक्टर साहब, इससे रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो बड़े लोगों के लिए परेशान कुन होते हैं और जिससे लोग बड़ा खौफज़दा रहते हैं। अब जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि बहुत सारे वेरिएंट्स आते चले जा रहे हैं, लोगों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। फिर अक्सर ये होता है कि आजकल तो ट्रैवलिंग आपको पता है कि बड़ी मुश्किल हो गई है, तो आपको पास सारी चीज़ों की एनओसीज़ होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तब जाके आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ज़रा मैं चाहूँगा इसको भी इलाबरेट करें कि कैसे इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है, और वाक़तन क्या इसमें इतनी मोर्टालिटी रेट इतना हाई है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये ट्रेवलर्स में होता है, ये जो एक दूसरे, आप ये देखें कि एम्पो जो पाकिस्तान में डिटेक्ट हुआ था 13 अप्रैल 1923 में, तो वो भी सऊदी से आया था भाई, यानी बाहर से आएंगे, वो ट्रेवल करके पाकिस्तान में हो गया। अब वहाँ पर वो कहीं ना, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल लोग हैं, अब सऊदी जाए या आप यूएई चले जाएँ, वहाँ पर हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। पाकिस्तान नहीं, यहाँ भी है, लेकिन हमें हमारे यहाँ मुस्लिम पाकिस्तानी ज़्यादा हैं, वहाँ दूसरे लोग हैं, उनसे उसको कैच किया उसने और वो पाकिस्तान आ गया। अब यहाँ से जो है वो पाकिस्तान में लोगों को लेकिन उसको उन्होंने फ़ौरन डिटेन कर लिया था, हॉस्पिटलाइज कर लिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, तो वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो गई। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि ट्रेवलर जो है उनको चेक किया जाए। एयरपोर्ट्स हैं, जो भी एग्जिस्ट पॉइंट है हमारे और इंटरेस्ट पास हैं, जो इंटरेस्ट पास है उनको हम ज़रा तरीके से सर्विलेंस करें उनकी, उनको सही तरीके से, जैसे कोरोना में होता था, वो जो भी आता था उसको आप जो है डिटेन करते थे तो 12, 13, 14 दिन के लिए, जब देखता कुछ नहीं तो उनको छोड़ते थे। अब भी ऐसा कुछ करना चाहिए। जो एयरपोर्ट्स हैं या बाई रोड के हैं या कोई और हमारी सरहदें हैं, अफ़गानिस्तान से ये केस आ जाते हैं, इसलिए अफ़गानिस्तान में बहुत लोग आते हैं बाहर से, तो वो आपके बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, उनमें ये पाई जाती हैं चीज़ें। तो उसमें ये होता है कि ये चीज़ें जो है आपका जो डिटेक्ट करके और फिर राज्य में बढ़ता है, एक्सटेंड करता है, पूरे शहर में फैलती हैं चीज़ें। तो हमें ये तमाम अपने जो बॉर्डर हैं खासतौर पर उनको हमें बहुत ज़्यादा सख्त करना चाहिए, और उधर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास आलात ऐसे होने चाहिए जदीद जो उसको फौरी तौर पर डिटेक्ट कराएँ इन बीमारियों को, और जिनको यही नहीं है कि जो आपने ऐसे शक के बेस पे किसी को निटा दिया और उसको रोके में आप महीने तक रियलिटी बेसिस पे होना चाहिए सारा। हमारे यहाँ मुल्क में ऐसा भी होता है
कि आपने 4 थे, 4 को ऐसा जरा सा शक है हाई ग्रेड फीवर होगी, खाली आपने उसको डिटेन कर लिया, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ सही नहीं है ऐसी। या ये कि दोस्त अहबाब हैं आपके, कस्टम के दोस्त अहबाब है, उन्होंने आपको छोड़ दिया ऐसे ही, पता लग गया। जैसे पहले हुआ था 2 लड़के जो हमारे जो हुए थे, इन्वॉल्व हुए थे कोरोना में, जो पहले शुरू में आए थे कोरोना, वो ऐसे ही हुआ था। वो आया था एयरपोर्ट से पाकिस्तान पहुंच गया कहीं, तो वो अंदर एरिया में आ गया, वहाँ से उसको एक्सटेंड करिए, वो कैसे अंदर आ गया, क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है हमें बिल्कुल जो है इस समझे सर्विलेंस मजबूत होना चाहिए हमारा, और अपनी ईमानदारी से जॉब अपने को करना चाहिए। अब ये एक अंदर आ गया वो, अब ये फैलते कैसे हैं, इनके 3 रूट हैं इसके जो है। सबसे पहले ये कि ये सांस ले रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सांस के ज़रिए, या स्नीजिंग हो रही है, या छींकें लग रही हैं, या खांसी हो रही है, इसके ज़रिए, हवा के ज़रिए, एयरबोर्न के ज़रिए फैल जाते हैं ये। इनको हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, ये उसके ज़रिए सारा फेंकते हैं। दूसरी चीज़ जो इन बीमारी में है वो कॉन्टैक्ट है, पर्सनल कांटेक्ट, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बीमारी है। अच्छा, एक स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो गया, एक हो गया आपके जो समझिए कि जैसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुक्स में लिखी हुई है। सेक्सुअल के बड़े फ्रैंकली के जो गे वगैरह लोग होते हैं उनमें ये बहुत पाई जाती है वहाँ बीमारी वहाँ। तो आप इनको लोगों को पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, आप मतलब नज़र रखें ना उन पर, सब चीज़ें भाई ये आ रहे हैं, तो आप इनको क्या प्रोफेशन है इनका, उसको प्रिवेंट करें, देखें, हिफाजत करें ना उन लोगों की ना। तो हमारे यहाँ जहाँ पे ये बेरारा भी होगी है ना, इस्लाम में तो है ही नहीं ना, तो इस्लाम में बीमारियाँ भी नहीं है ये है ना, लेकिन हैं ये नॉन मुस्लिम से आती हैं ये, या उन जैसे लोग हो जाते हैं तो इनको आती हैं। तो हमें ये कांटेक्ट में आ गए ना, तो उसमें ही आ गए। अच्छा, ये कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, एक दूसरे को देखिए, शौहर के तो बीवी को हो गया, इन दोनों से जो एक्सटेंशन में आ गए। अब शौहर साहब जो है कि और से मिल रही है, हमारे बाहर के मुल्कों में कॉमन है, तो इस तरह से ये एक दूसरे से फैल जा जाता है ये है ना। जब ये फैलते हैं तो ये लाजिम बात है, इनके सीरियस होते हैं। मैंने कहा था बाज़ औक़ात में ग्रेट पॉक्स कहलाती सेफिलिस, वो हो जाती है, वो ख़तरनाक होती है वो, लेकिन वो भी सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, वो भी ठीक हो जाती है। इसी तरह के एम पॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कैट पॉक्स है, इसी तरह काउ पॉक्स है। ये सब चीज़ें कॉन्टैक्ट से बढ़ जाती हैं, पब्लिक कॉन्टैक्ट या सोशल कॉन्टैक्ट से ये चीज़ें एक्सटेंड कर जाती हैं। जब ये बढ़ जाती हैं तो इनका परमिशन है कि आइसोलेट करो, समझ, आइसोलेट करके उनको लेबॉर्ट्री टेस्ट कराओ, और जब चीज़ कुछ निकल आता है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली उसको डील करें। इसका पता ही है कि इसका कोई ऐसे ड्रग्स तो है नहीं, एंटीवायरल भी इतने इफेक्ट नहीं करते, तो टोटल यही वो पीरियड पूरा करें और सपोर्टिव थेरेपी करें। बिल्कुल ठीक है, सपोर्टिव थेरेपी ज़रूरी है, जिसमें जैसे अब हाई फीवर हो रहा है तो उसको आपने ख़त्म करना है, ये ज़रूरी है, और बाकी जो प्रॉब्लम है वो तो टाइम के साथ ही रिजॉल्व होगा। डॉक्टर साहब, ये लोगों ने घर पे पैड्स रखे होते हैं, इनको भी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना होता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या इसको भी जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है ये। मैंने जैसे अभी कहा कि काउ पॉक्स होता है, और काउ पॉक्स को कैट पॉक्स भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, ये काऊ का मसला और इनका मसला हमारे मुल्क में पाए आते हैं, ये केसेस होते हैं। ये ज़्यादातर ये गाय हैं है ना, कैटल जो होते हैं, वहाँ पर दूध वगैरह का सिलसिला, ये जो आपका डेयरी फार्म के जो लोग होते हैं जो काम करते हैं डेयरी के, तो उन लोगों को ये जो इनके जो निपल्स होते हैं दूध निकलने, वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं है ना। मेरे घर में पिलियाँ पली हुई हैं अच्छी होने की। मेरी वाइफ मुझे बता रही थी एक दफ़ा कि उसके वही निपल्स की जगह पे इन्फेक्शन हो गया। तो जब फौरी तौर पर जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि ये आपने इतना ज़बरदस्त हुआ, ये तो घर में टेस्ट कराएं सबके, ये तो आपको सबको कैट पॉक्स हो जाएगा, समझना। तो मतलब ये कि ये सब जानवर आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि बहुत लोगों के घर में पले होते हैं, बिल्लियाँ हैं, ये है, इनसे भी बीमारी कैट पॉक्स फैलती है। हमेशा इनको वैक्सीनेट करके रखें और इनकी बॉडी को चेक करके रखें, कहीं कोई ज़ख्म हो रहा है, कोई दाना बन रहा है, कोई इचिंग हो रही है, इनको भी होती है, तो आप उनको फौरी तौर पर ट्रीट करें। इससे एक्सीडेंट पड़ते हैं, एक घर में आगे घर से दूसरे घर में चली गई बीमारी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों का। जी हाँ, तो पेट्स अगर आपने रखे हुए तो उनका भी आप ख्याल रखें, और ये बड़ा ज़रूरी है कि उसे बड़ी तेज़ी से फिर ये जो है ना पेनिट्रेट करता चला जाता है, और उससे फिर घर में और भी दीगर लोग हैं जो उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वैक्सीनेशन कल्चर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं ना डॉक्टर साहब, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है हमारे यहाँ के। देखिए, वैक्सीनेशन हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ख़ास तौर पे इसलिए इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन कि हमारी बीमारियां ज़्यादा हैं। ये जो थर्ड वर्ड है इसको कहते ही इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, इसको घर कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ जी का। जी जी, तो बिल्कुल इसमें सही। कोई भी हो, ये बीमारी हो या दूसरी हो, सबसे ज़्यादा देखें ना पोलियो ही आ गया है ना, जितना आप उसको रोकते हैं उतना नहीं बढ़ जाता है वो, है ना। इसी ना चिकन पॉक्स की वैक्सीन मौजूद है हमारे यहाँ, एम पॉक्स की नहीं है, समझे। तो प्रॉब्लम है, ये बाहर है, आप मंगाएं उसे करें। जैसे कोरोना की वैक्सीन जल्दी आ गई बिल्कुल तो ठीक है। माशाल्लाह कंट्रोल भी हो गया ये सारा। तो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सी चीज़ों की वैक्सीन हमारे यहाँ नहीं है। जैसे ये कैट पॉक्स मैंने जिक्र किया, तो इनकी वैक्सीन नहीं है, तो दुआ करें कि सब वैक्सीन आ जाए। लेकिन अगर जो वैक्सीन मौजूद है, हम सबको फ़र्ज़ है कि हम उसको खुद भी लगाएं और अपने साथी बच्चों को, दोस्त अहबाब को भी लगवाएं। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँ, हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि लोग ये देखा गया कोरोना के टाइम पे भी ये देखा गया, उन्होंने कहा जी हमारी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है और हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें कोई चीज़ असर नहीं करती, और बहुत सारे केसेस में ये काम भी कर गया, बट इसकी इम्पोर्टेंस तो समहाउ है, हम उसको परस्यू क्यों नहीं करते, सवाल ये पैदा होता है। बहुत अच्छी बात है ये। देखिए ये सब लैक ऑफ नॉलेज है ये, मेरा आपको इल्म की कमी जो है वो बहुत अहमियत रखती है। आपका फ़र्ज़ है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने हिसाब से, अपने ज़माने, अपने स्टेटस के हिसाब से और जो इन्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करें और पता करें कि ये सब चीज़ें तो इसका तोड़ क्या है। ठीक है। बीमारियाँ बग़ैर वैक्सीन के लाजमी आपको अटैच करेगी, बिल्कुल अटैक होगा और आपको जो मुश्किलात पैदा होंगी, मैं ये समझता हूँ कोई भी शख्स हो। आप ये देखें अभी मौजूदा दौर में भी आप कहीं बाहर का सफ़र करें, आपको कार्ड पूछेंगे, वैक्सीनेशन कार्ड दिखाओ, इसके बगैर ट्रैवल नहीं होने देंगे आपको, कोई भी मुल्क हो, पूरी दुनिया में ये हो चल रहा है। तो पूरी दुनिया में, चलो पाकिस्तान अब पूरी दुनिया तो बेवकूफ़ नहीं है ना कि वो आपको इतना एसेंशन कह रही है कि आप कार्ड दिखाएं आपको। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि वो बच्चे जैसे जो डॉक्टर्स वगैरह, ये इंजीनियर के जो अमेरिका या उधर में सेटल्ड होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके बचपन का कार्ड दिखाएं, आपकी वैक्सीनेशन हुई या नहीं हुई, जब तक आपको यहाँ के नहीं, आपको यहाँ काम नहीं करने देंगे। और ऐसा ही हुआ है, पे वो कार्ड ढूंढते हैं अपने, क्योंकि लगाते नहीं है ना जी, कार्ड ढूंढ के वो बना के भिजवाते हैं कि भाई ये क्या करें। तो वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना मैं समझता हूँ कि इलाज ज़रूरी नहीं है, जितना वैक्सीनेशन ज़रूरी है। जब आप वैक्सीनेशन करेंगे तो इलाज तो वैसे ही हो गया ना उस चीज़ का, तो वो चीज़ डेवलप नहीं होगी। लेकिन ये अलग बात है अनफॉर्चुनेटली कि 80 से 85 या 90% ही वैक्सीन होती है, उसके जो असरात होते हैं, लेकिन 100% तो नहीं होती। 10% चलो ठीक है, लेकिन हमने देखा कि 90 भी बहुत है सब मेरा। तो ये बहुत सेफ्टी हो जाती है, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और जो वैक्सीन नहीं बनी हमारे मुल्क में, तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे लोगों से कि उसको बनाएं, उसको तैयार करें और अपने लोगों में आम करें। और जैसे ही बच्चों में हम पोलियो के दूसरे देते हैं, ऐसे इन सब वैक्सीन को लगवाएं हम। बहुत खूब। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये आपसे कि अक्सर ख्याल ये पाया जाता है कि जो चिकन पॉक्स हैं और इस तरह के जो दीगर मामलात हैं या वायरसेस हैं, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अटैक करते हैं, कि दोबारा नहीं होते, ये बात किस हद तक ये बड़ी अच्छी बात है। ये इसमें यूजुअली कुछ ऐसे ही होते हैं, जैसे मैंने देखा कि चिकन पॉक्स है या मीजल्स है बच्चों के, ये एक ही दफ़ा होते हैं। और लेकिन जब कोरोना का वक्त था, लोगों ने वैक्सीन भी हैवी लगाई, सबको लगा, लेकिन ये 2 दफ़ा भी हुआ, ट्वाइस भी हुआ ये। वजह सिर्फ इम्यूनिटी है। आप में डिफेंस मैकेनिज्म वीक होगा, आपको अटैक करेगी। एक वैक्सीन लगी आपको, उसका असरात ख़त्म हो गया, या आपने कोई ऐसा काम कर लिया मिसाल के तौर पर, ये इस तरह से होता है कि वैक्सीन लगी, आपने फौरी तौर पर कोई एंटीबायोटिक ले ली, ठीक है, समझे, एंटीबायोटिक ये उसको डैमेज कर देती है, तो वो उसका असर ख़त्म हो गया, समझे। तो अब क्या होगा कि वैक्सीन तो आपके बज़ाहिर लगी हुई है, लेकिन आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है ना, जो है एंटीबॉडी नहीं बनी हुई, तो उसके लिए फिर आपको अटैक हो जाता है। ये एक तो ये भी होता है, दूसरा ये भी होता है कि आपने एक दफ़ा अटैक हुआ कोरोना का, जैसे बहुत मजबूत है साहब, लेकिन इत्तफाक है आप कुछ बीमार हो गए, कोई भी बीमारी आपके आ गई जिसकी वजह से मसा अगर गैस्ट्रो का मर्द हो गया, रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम हो गया, आपकी इम्यूनिटी कम हुई, कोरोना में अटैक कर गया। तो बाद बीमारियाँ जो वायरस की हैं वो ट्वाइस भी हो जाती हैं, जैसे एमपॉक्स का है। एमपॉक्स का अभी तक कोई ऐसा रिपीट केस नहीं हुआ, एक ही जो वंस टाइम ही हुआ है। इसी तरह चिकन बॉक्स का भी मैंने देखा है कोई एक ही टाइम हुआ है, मीजल का भी एक ही बार हुआ है। तो इस तरह से बड़े बड़े केसेस ऐसे हैं जो वंस टाइम हुआ है। कोरोना के मैंने ट्वाइस देखा था जी, ये वाहिद होता है जिसमें दोबारा से लोगों को अटैक हुआ। डॉक्टर साहब इसमें क्या कोई एज रिस्ट्रिक्शन है या कोई लिमिट होती है कि इस एज के अंदर या एज ब्रैकेट के अंदर ये ज़्यादा अटैक करता है,
तो उस वक्त ज़्यादा क्योर करने की ज़रूरत होती है? आप समझते हैं कि एज में किसी भी उम्र के बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। जहाँ हम इम्यूनिटी बात करते हैं वहाँ में एज फैक्टर सामने आता है। ये बच्चे हैं हमारे, उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो बच्चों में हो जाता है। और ओल्ड एज के जो लोग हैं अबव 40 अबव 50 उनमें हो जाता है ये। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो अबव 60 हैं उनको बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा ये। और जैसे कोरोना के भी थे ज़्यादातर यही लोग आए थे, अभी भी यही लोग आते हैं, इसी तरह के आते हैं ये। तो जिसमें हमें मोर्टेलिटी चाहिए ज़्यादा कि आई इसकी थी वजह जी। से जो यंग लोग हैं उनमें कम है, कम है। या यंग लेडीज कम है। लेकिन हमने देखा कि एमपॉक्स के जो बाहर के केसेस हैं उनमें लेडीज़ को हुआ, और जब लेडीज़ को हुआ तो मैंने ये भी देखा कि उनकी जो प्रेगनेंसी थी वो एबॉर्ट हो गया, मेरा वो एबॉर्शन हो गया उनको। इसी तरह जो बच्चियां दूध बच्चे डिलीवर हो गए, लैक्टेशन पीरियड आ गया, बच्चों को दूध पिला रहे हैं तो पता लगा कि दूध से बच्चों को भी हो गया, वो एमपॉक्स हो गया। तो ये भी ट्रांसमिट है, ये प्लेसेंटा क्रॉस कर देता है लेडीज़ में, एमपॉक्स जो है तो डैमेज करता है, इबॉर्शन करता है, और बहुत सी प्रॉब्लम लेडीज़ में बना करता है, इन्फर्टिलिटी कर देगा, फिर इमेच्योर बेबीज हो जाएंगे। तो डिजीज़ बहुत ख़तरनाक है। हमें फौरी तौर पे चाहिए कि अगर ये एक्सपेक्ट कर रही है तो हमें ज़रूरी है कि इसके लिए हमें वैक्सीन ज़रूर लगाएं इसके साथ साथ, और इसके साथ वैक्सीन के साथ हेल्थी डाइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। या उसके साथ हो ना, ये नहीं कि आपने वैक्सीन लगा लिया बस अब आप महफूज होगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको हेल्दी डाइट भी लेनी है, आपको इम्यूनिटी की जो मजबूत करती है, विटामिन सी है जैसे, है ना, हमने जूस वगैरह ऑरेंज के जूस वगैरह वो ले लें, आप ले लें। तो इस तरह मिल्क ले लें, आप ना धूप में भी बैठे आप थोड़ी देर, तो ये सारे फैक्टर, विटामिन डी ले लें, ए ले लें, तो इसके भी इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, इसकी भी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी खानी पड़ती है, तो फिर जाके इंसान सेफ होता है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब थोड़ी सी साइंस सिम्टम्स के हवाले से बात करते हैं। लोगों को असल में नहीं इन तमाम चीज़ों का पता होता है, शायद शहर में रहने वालों को तो फिर भी पता हो, लेकिन गांव में और देहात वगैरह में रहने वाले लोग जो हैं उनको शायद इन तमाम चीज़ों का ना इल्म हो। साइंस सिम्टम्स क्या है, ज़रा सिम्टम्स बताएं, अलामत में ज़रा आसान करके। हाँ देखिए, ऐसा होता है कि जो सिम्टम होती है वो मरीज़ बताता है, राइट, और जो साइन होता है वो डॉक्टर बताता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग साइन एंड सिम्टम पे आ जाते हैं। और सिम्टम इसकी वही होती है कि कोई भी बीमारी लेते हैं, फर्स्ट कर हमने ओवरऑल पॉक्स ले लिए, हेड पॉक्स, ये वो, तो इनका यूजुअली जो डेवलपमेंट का है, यानी फर्स्ट सिम्टम जब डेवलप होती है तो वो 2 दिन से लेके 2 हफ्ते तक की है। ठीक है, यानी इनोकुलेट कर गया वायरस, अब वो सिम्टम डेवलप होगी। शुरू में जो होती चिकन पॉक्स दौरान में 2 से 4 दिन में है, इसी तरह एमपॉक्स में 2 से 10 दिन का है। तो इस तरह सिम्टम होते, पहली सिम्टम जो है इनमें फीवर आएगा और स्किन रैश डेवलप होगा। एक रैश, एक जो कोई भी दाना कहीं निकलेगा और वो बढ़ेगा और वो रेड हो जाएगा, समझना, उसमें उसके साथ पर 1 से 2, 2 से 4 पूरी बॉडी में रिकवर्ड होंगे। मेन एरिया जो है वो आपके पहले फेस होते हैं, फिर ये बॉडी है इसका। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जैसे मैंने बताया था, सेफिलिस थी, ग्रेट पॉक्स था, जैसे ये एम पॉक्स में भी है, इनमें जेनाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनमें रैशेस हो जाएंगे, मोटे मोटे दाने पिस्टूल बन जाएंगे, वो पेनफुल होते हैं वो, और उसमें पस पड़ जाता है, हाई ग्रेड फीवर भी हो जाता है, और वो जो इतना हो जाता है कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वीक हो जाते हैं आप बिल्कुल, और वीकनेस जो है आपकी थी उसी में से उसी के जरासीम निकल के आपके इनहेल कर जाते हैं। आप जब इनहेल करते हैं यानी बॉडी से अंदर नहीं जाते, वो ऊपर जाएंगे, रास्ते के साथ जाएंगे, जब या उसने किसी से कांटेक्ट किया तो जन्म उसमें के चला गया, उसमें जाके वही लंग्स इन्वॉल्व होगा, ब्रेन इन्वॉल्व होगा, LFT यानी जिगर इन्वॉल्व होगा, फिर ये सब चीज़ें होती है। फिर टेस्ट वेस्ट करा लेते हैं, इनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिटेक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़, तो ये सिम्टम में सबसे पहले आपके स्किन रैश निकलेगा, वो बढ़ेगा, फिर फीवर आएगा, फिर खारिश होगी, उसके साथ जो होगी बॉडी एक होगा, और डिहाइड्रेशन होगी, यानी पानी की कमी हो जाएगी में, तो कम वीकनेस डेवलप हो जाएगी। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। और साइन जो डॉक्टर जो हम लोग डिटेक्ट करते हैं, BP वगैरह हम देखते हैं, उनको रैशेस के लिए हम लोग हिस्टामिन की जो एलर्जिक फैक्टर हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, और इसी तरह कुछ और चीज़ें वायरस की जो सीरोलॉजी का टेस्ट होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, और उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये बीमारी इसको ये हो रही है। सिम्टम्स तो बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। लाइक मैं भी सोच रहा था कि जब डेंगू की भी इनिशियली जब डायग्नोस करने के लिए जाते हैं तो मोरलेस यही सिचुएशन होती है, तो डॉक्टर का काम होगा कि इसको एलाबरेट करे कि इसको एक्चुअली है क्या। और क्योंकि इससे तो हम बहुत सारे अभी ज़ाहिर है कि लोग अनअवेयर हैं कि ये जिस किस्म के एमपॉक्स के और दीगर जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है, लेकिन हम यूजुअली डिटेक्ट कर लेते हैं। देखिए बच्चा है, जैसे एक बच्चा आया, उसके दाने चेहरे पे निकल गए, अब वही सही दाने चिकन पॉक्स में भी हो रहे हैं, वही दाने एक्सटेंड करके एमपॉक्स में भी आ गए,
वही दाने मीजल्स में भी आ गए। डिटेक्शन कैसे होगा, विद इन आपने फ्यू डेज में इसको डिटेक्ट करना होता है। तो अलग अलग डिफ्रेंसिएशंस होती हैं ना। अब जैसे मीजल्स है, मीजल की जो हेल मार्क है एक, तो जो ऊपर दाने हैं वो आपके तालू के ऊपर भी निकलते हैं अंदर, सॉफ्ट पैलेट पे, तो उसको कॉप्लिक्स स्पॉट्स कहते हैं। कॉप्लिक स्पॉट होते हैं, बड़े स्पेसिफिक होते हैं, वो रेडनेस होते हैं। ये किसी बीमारी में नहीं होंगे, सब नीजल में होंगे। तो हम ज़रा मुँह खोल के देख लेते हैं उसका, पीरियड हो गया। इसी तरह जो चिकन पॉक्स होगी उसमें बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होगी, पूरे बॉडी में हो जाएंगे, फिर पानी बन जाएगा छालों में। वो छाले जो पानी है वो इन्फेक्टेड है, वो जहाँ जहाँ लगेगा वो फैलेगा उधर। अगर आपने उसी वक्त थाना को टिश्यू पेपर लेकर वहीं प्रेस कर दिया और उसी को आपने किसी बंद जगह पे उनको टिश्यू पेपर को फेंक दिया, तो ये एक्सटेंड नहीं करेगी, वरना है ही घर में तो हर घर में आएगी। इसलिए वो कहते हैं साहब ये क्या हुआ, जबकि दूर दूर है। तो मैंने कहा ना एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हवा के जरिए जरासीम फैल रही है। तो वो जो पानी ब्रस्ट गया उसमें हवा लगी हुई, हवा लगी उड़ा और वो उनके आसपास के लोगों को, घर के लोगों को हो जाता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें और लोगों को फैल जाती है ये चीज़ें। इसी तरह और पॉक्स एम पॉक्स की जो खसूसियत है, मैंने कहा तो जेनेटल ऑर्गन पे आएंगे। इसी तरह जो सेफिलिस है वो जेनेटल ऑर्गन पे आएंगे, उसमें बिग अल्सर बनेगा बिल्कुल। तो वो अल्सर बड़ा तकलीफ दे होता है मेरा। तो उसमें जो टेस्ट वगैरह हैं, VDRL टेस्ट वगैरह होते हैं, वो कराते हैं, उसमें डिटेक्ट हो जाती है। एंड वही है सबका, पहले हमारे पास एक ड्रग आता था पेनिसिलिन, अब उसकी डेरिवेटिव्स हो गई है ना। देखिए पेनिसिलिन जो है उनका ड्रग ऑफ चॉइस है, यानी आपको जो भी पॉक्स टाइप की बीमारी है उनमें पेनिसिलिन देंगे आप सारा, वो आपको डिटेक्ट करता है, वो आपको सेव करता है। इसकी वजह ये है कि जहाँ ये इन्फेक्शन होते हैं यहाँ वहाँ ही सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाते हैं, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन आ गए, दूसरे जरासीम आ गए। तो अब ऐसी चीज़ लो जो सबको कवर कर ले, है ना। तो ये पेनिसिलिन ऐसी चीज़ है जो सब पे असर करती थी। पहले जब पेनिसिलिन जब ईजाद हुई थी बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ था, और इसने सारी, अब जितनी भी हम लेते हैं जो भी एंटीबायोटिक की ग्रुप जा रहा है समझना, सेफेलिस्पिरिन ग्रुप जो भी है रहा उसमें पेनिसिलिन है, तो बड़ा अच्छा डिटेक्शन है सारा। तो ये भी ज़रूरी ट्रीटमेंट में आ जाती है। सपोर्टिव में आप बुखार की ट्रीटमेंट दे दें, जलन हो रही है तो आप उसको नर्व एंडिंग की जो एगेंज वर्किंग होती है ड्रग्स की वो दे दें आप इन्हें, तो इस तरह से ये काबू में आती हैं ये सब चीज़ें, कंट्रोलेबल है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलाज को परसू करना पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बड़ी चीज़ है जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि पेशेंट रखना ज़रूरी है, और अगर पेशेंट्स होंगे तो तभी जाकर ये सारी चीज़ें जो ट्रीट हो सकेंगी। इसके ऊपर अगर आपके और भी सवालात होंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब को ज़हमत दें यहाँ पर। डॉक्टर साहब टाइम बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो गया और बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा जो है वो सेगमेंट रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम जो है इसके ऊपर मज़ीद जो क्वेरीज आएंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े मुख्तसर वक्त में बड़े खूबसूरत अंदाज में तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और ये वाकई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें अवेयरनेस देनी है, और सेगमेंट करने का मकसद भी यही होता है कि आपको अवेयरनेस दी जाए। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से जो है डिस्कशन हमारी आगे जारी रहेगी। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।